चलो जीएसटी तुम लोग सब अटेंड किया होगा कॉलेज में क्लास। बोला ना एक क्लास हुआ है जीएसटी का, उतना ही तो हाँ बता भैया पाया हुआ अभी है। तक। एक ही क्लास हुआ है भैया अभी तक। बाकी किसी का कॉलेज में क्या क्या पढ़ाई हुआ है ऑनलाइन में, अगर कोई बता सके तो। कौन सा कॉलेज में जीएसटी हो आप? स्टार्ट हुआ भैया, टैक्स। ऋषभ कौन सा क्लास में तुम कॉलेज में? भैया यूनिवर्सिटी में। अच्छा ये कैलकाटा यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में ही है तो। हाँ भैया। अच्छा कस्टम और लॉ। ये टैक्स में कस्टम लॉ स्टार्ट हुआ है और जीएसटी स्टार्ट हुआ है। ठीक है। और हुमारिया, हुमारिया सर हम लोग जाते ही नहीं है, मेरा जॉब रहता है ना। किसमें हो तुम? हम सीयू में ही है लेकिन हम जाते ही नहीं है, मेरा जॉब तुम रहता है जाते ना। नहीं हो, नाइस। विधि, तुम भी सीयू में हो? हाँ सर। तुम दोनों को कल भेजी थी। और ये मीना, तुम किस में हो? ये भूल गई। ठीक है, वेरी गुड। और तुम लोग तो सब गोयनका में हो, और उसमें से ये जाती है, राइट? सभी जाती ने बता रही थी ये। और तुम लोग क्या पढ़े हो टैक्स में और जीएसटी के फर्स्ट क्लास में? हाँ बताओ ना, बेसिक बताओ तो। नाम तो बताया होगा, क्या बताया था ना? अरे जीएसटी का फुल फॉर्म तो बताया होगा, बोलो ना। वेरी गुड, सारे के सारे गलत। ठीक है ना? सो सही लोग बोल रहे हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स पढ़ाया था। पता नहीं, मेरे को तो ऐसा आइडिया नहीं है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये होता है, दिस इज रॉन्ग। ठीक है ना? जो ये बता रहे हैं सबसे बड़ा एरर ये। ठीक है, सबसे पहले आपको तो ये जानना है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है जीएसटी का फुल फॉर्म, इट्स नॉट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बिकॉज जब गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं तो आप किसी पर्टिकुलर एक सर्विस को पॉइंट आउट कर रहे हो, इस पर्टिकुलर सर्विस पे जीएसटी लगेगा, बाकी पे नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, जब हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोलते हैं, गुड्स में तो गुड्स लगी, गैस लगा, तो इसका मतलब जितने भी गुड्स है सारे पे लगेगा। अच्छा, गुड्स का सारे पे नहीं लगता है, जिसका डेफिनेशन गुड्स के डेफिनेशन के अंदर आओगे आप, सिर्फ उस गुड्स पे लगेगा। उसी तरह सर्विसेज, अगर आप सिर्फ सर्विस बोलोगे तो कोई पर्टिकुलर सर्विस पे लगेगा। और जब आप सर्विसेज बोलते हो तो बोलते हैं सर्विस के डेफिनेशन में जो भी आता है सारे को लेते हैं। ठीक है, जीएसटी में गुड्स अलग से डिफाइंड है, लॉ में अभी हम लोग पढ़ेंगे पूरा। सर्विसेज भी अलग से डिफाइंड है। ओके, सो आप अपने लैंग्वेज से गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बना सकते। जितना वो बोला वो ही सर्विस है, वही गुड्स है। बाकी जो वो बोलता है नहीं है, मतलब नहीं। अब मेरे को बताओ, आपके जेब में जो 500 का नोट है या 1000 का नोट है या 2000 का नोट होता है, वो क्या गुड्स होता है या नहीं होता है? बोलिए। हाँ, नोट। आप लोग एमकॉम में सेकंड, मतलब सेकंड सेमेस्टर, राइट? सेकंड सेमेस्टर इतने बड़े होने के बाद ये सोच रहे होते ना, मेरे को ये शौक लग रहा है थोड़ा। आप कभी सोचो ना, आपने कभी किसी को गुड्स 500 रुपया का नोट या 1000 रुपया का या 2000 का नोट जीएसटी लगा के दिया कि ये ले 18% जीएसटी, ये ले। हाँ, ऐसा थोड़ी होता है, राइट? सो इट्स वेरी कॉमन सेंस। तो इसी तरह ये आइटम को एक्सक्लूड कर दिया गया गुड्स में। ठीक है, अब सर्विसेज में अगर मैं बात करूं, सपोज 2000 का छुट्टा कराना है। हम इसको, ये आया मैं ओएस मेरे पास बोला कि 2000 का छुट्टा कराना है, मैंने इसको दे दिया, 200 के 10 नोट दे दिया, हो गया छुट्टा। क्या मैंने इसको कोई सर्विस दिया है? श्योर ना? नो। मैं इसको ये बोल रहा हूँ भाई तेरे को हम 2000 का छुट्टा दे देंगे, 10 नोट दे देंगे, लेकिन उसके लिए मेरे को 100 रुपये तेरे को देना पड़ेगा। अभी ये बताओ, अब क्या ये कोई सर्विस है? राइट, इसका मतलब सर्विस में आपको क्या समझ में आ रहा है कि कुछ कंसिडरेशन चार्ज करना पड़ेगा, तभी जाके वो सर्विस माना जाएगा। वरना क्या होगा, जस्ट फॉर्म ऑफ मनी एक्सचेंज हुआ है और उसमें कोई भी सर्विस नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके, सो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको सबसे पहला जानना है। उसके बाद जो इंडिया है, इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को हम लोग किस में मानते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स में मानते हैं, राइट? दो टाइप के टैक्सेशन है आपके स्ट्रक्चर, एक डायरेक्ट टैक्सेशन और एक इनडायरेक्ट टैक्सेशन। डायरेक्ट टैक्सेशन भी आपके सिलेबस में है, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी आपके सिलेबस में। इनडायरेक्ट टैक्स के बॉर्डर में क्या आता है? जीएसटी आता है और कस्टम लॉज आता है, जो अभी वैलिड है। बाकी और भी बहुत सारे थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी थे, वैट थे, लेकिन अब वो वैलिड नहीं है। ठीक है, तो अभी जो वैलिड है उसमें कौन कौन से है? जीएसटी एंड कस्टम, ये दो ही आपके लिए अभी वैलिड रहेगा, इसी को आपको मान के चलना है। ओके, इनडायरेक्ट टैक्स का बेसिक फीचर फंडामेंटल क्या होता है? जीएसटी देने वाले कौन होता है? देखिए मैं यहाँ पे 3 लोगों का नाम लिख रहा हूं, आप बताइएगा, आप जानते भी होंगे इसको। ये लोग को जानते हो कि नहीं? वेरी गुड। कौन जीएसटी देगा बताइए? कंज्यूमर
डोमिनोज या गवर्नमेंट, कौन जीएसटी देगा? डोमिनोज और कंज्यूमर दोनों कैसे दे सकते? जैसे तुम मर्डर किए, सजा किसको मिलेगा? इतना सोच क्या रहे, तुमको भी मिलेगा, ऐसा थोड़ी मिलेगा मेरे को भी मेरे पापा को भी, राइट? एक को ही मिलेगा। बताओ, कंज्यूमर या फिर डोमिनोज? कंज्यूमर, वो लाइबिलिटी कंज्यूमर का होता है और पे डोमिनोज का। वेरी गुड, नाउ इज द परफेक्ट आंसर। ये बोलता है फाइनली कि डोमिनोज क्या करेगा? गवर्नमेंट को पे करेगा, ठीक है, एंड कंज्यूमर क्या करेगा? डोमिनोज को पे करेगा। डोमिनोज को जीएसटी के लैंग्वेज में इंटरमीडियरी कहा जाता है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरमीडियरी? द पर्सन हु कलेक्ट्स द टैक्स फ्रॉम द अल्टीमेट कंज्यूमर एंड पेज टू द गवर्नमेंट। बर्डन किसके ऊपर आ रहा है, कंज्यूमर के ऊपर या डोमिनोज के ऊपर? कंज्यूमर के ऊपर बर्डन इसके ऊपर आ रहा है, क्योंकि जो इंटरमीडियरी है उसका क्या काम है? एक से जीएसटी लिया, दूसरे को जीएसटी दे दिया, उसके ऊपर कोई टैक्स का बर्डन नहीं है। लेकिन जो टैक्स का रियल अल्टीमेट बर्डन है वो किसके ऊपर गिरेगा? ऑलवेज द कंज्यूमर, ठीक है। गवर्नमेंट को जीएसटी अगर डोमिनोज नहीं देता है तो क्या कंज्यूमर को जाके देने का दरकार है? यस और नो? अगर गवर्नमेंट को जो जीएसटी है डोमिनोज ने नहीं दिया, कंज्यूमर से कलेक्ट किया, डोमिनोज ने नहीं दिया, तो क्या कंज्यूमर को गवर्नमेंट को जाके डायरेक्ट देना चाहिए? पॉसिबल नहीं है, राइट? आप डोमिनोज गए, खाए, ठीक है, आप सीधा मोदी जी को तो फोन करके नहीं बोलोगे ना आपका जीएसटी ड्यू है लेके जाइए, ठीक है, वो भी टैक्स किसी कोई देना नहीं चाहता है। अगर ये डोमिनोज में अगर आपको ऐसा बोल के देगा ना जीएसटी का 40 रुपया दीजिए, तो शायद आप दो भी ना, खाना ही छोड़ दो। लेकिन वो ऑलरेडी बिल पे रहता है, तो इसलिए आपको पिंच भी नहीं करता है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें, डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स, ठीक। डायरेक्ट टैक्स में भी स्ट्रक्चर है हमारा। डायरेक्ट टैक्स में कौन देता है टैक्स? जो भी इनकम कमाता है सब देता है। मतलब उसमें कंज्यूमर भी तो कुछ बिजनेस करता होगा, जो कंज्यूमर है वो भी बिजनेस करता होगा, और जो डोमिनोज है वो तो बिजनेस कर ही रहा है, तुमसे कमा रहा होगा। कंज्यूमर के पास पैसा कहां से आ रहा होगा? कहीं ना कहीं तो बिजनेस कर रहा होगा। तो ये अगर इनकम कर रहा है और ये भी अगर इनकम कर रहा है, दोनों ही इनकम कर रहे हैं, इस केस में टैक्स कौन देगा? दोनों देगा, राइट? क्योंकि ये डायरेक्टली किसके ऊपर है? ऑन द कंज्यूमर। ये डायरेक्टली कंज्यूमर के ऊपर टैक्स लग रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। और जो कमा रहा है वो भी टैक्स दे रहा है, मतलब डोमिनोज भी दे रहा है। बट इनडायरेक्ट टैक्स के स्ट्रक्चर में क्या है? ओनली हु पेज द टैक्स? कंज्यूमर। हु कंज्यूमर बियर्स द टैक्स, बियर्स द बर्डन लिखा है ना, ये बियर करता है, ये बर्डन बियर करता है, ओके। पे कौन करता है? डोमिनोज पे करता है, ठीक है। चलिए इसको पहले यहां से कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ शुभम, बोलिए। हाँ, क्या रिव्यू? जैसे रिव्यू हम ही करते हैं। हाँ, क्यों? ना ना, ये सब जो भी लेना देना है वो सिर्फ मेरे कंट्रोल में, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। हाँ, सबसे पहले मेरे यहाँ स्टॉक टेकिंग होता है, उसके बाद उसका काउंटिंग होता है, फिर बिल से मिलाया जाता है, और फिर उसके बाद पेमेंट होता है। हाँ, ठीक। इशिता और पायल, तुम लोग कौन से? इशिता, पायल और रिया, तुम लोग कौन से कॉलेज से हो? कॉलेज या यूनिवर्सिटी? पायल गोयनका से है क्या? अच्छा, ठीक है। और रिया और इशिता, तुम लोग अभी ज्वाइन की ना थोड़ी देर में? ये लोग लग रहा है कॉलेज वॉलेज नहीं जाता है, आइडिया ही नहीं है एक्चुअली। सर क्या बोल रहे हो, कॉलेज? अच्छा, नहीं बोला एग्जाम, यूनिवर्सिटी।
मैक्सिमम आदमी लोग एमकॉम में यूनिवर्सिटी में पढ़ता है लग रहा है, कॉलेज में थोड़ा थोड़ा लोग पढ़ता है। नाइस, चलिए ये भी लग रहा है यूनिवर्सिटी। चलो वेरी गुड। तुम लोग को यूनिवर्सिटी में चांस नहीं मिला क्या? गए, ये अच्छा था। अच्छा, अपना प्रेफरेंस ही गोयन का था, यूनिवर्सिटी था ही नहीं। हेलो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अपना प्रेफरेंस से गोयन का किया था तो बढ़िया बात है, बाकी चांस सबको मिला था यूनिवर्सिटी का। वेरी गुड। तो जीएसटी में सबसे पहले आपको यही मैंने बताया कि कॉन्सेप्ट क्या है इंडायरेक्ट टैक्स का। इंडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स कलेक्टेड बाय एन इंटरमीडियरी फ्रॉम द पर्सन हु बियर्स द अल्टीमेट बर्डन, इकोनॉमिक बर्डन ऑफ टैक्स। क्योंकि जब आप एग्जाम में लिखोगे तो आप वो चालू लैंग्वेज तो नहीं बोल सकते, आपको लॉ का लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जीएसटी का यहाँ पे लॉ का लैंग्वेज दिया हुआ है, ये जो कंटेंट, द पर्सन पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट कलेक्ट्स द सेम फ्रॉम द अल्टीमेट कंज्यूमर। कौन है हमारे एग्जाम्पल में? डोमिनोज, ठीक है। दस द इंसिडेंस ऑफ द टैक्स इज शिफ्टेड टू द अदर पर्सन। अब ये कौन है हमारे एग्जाम्पल में? बोलिए, ये वाला आदमी कौन है? ये कंज्यूमर है। वापस से पढ़िए, इंसिडेंस ऑफ टैक्स मतलब जो बर्डन ऑफ टैक्स है वो किस पे है? शिफ्टेड टू द अदर पर्सन, मतलब डोमिनोज से शिफ्ट होकर किस पे चला गया? कंज्यूमर पे चला गया। रिग्रेसिव इन नेचर। अब ये रिग्रेसिव इन नेचर क्यों कहलाता है, पहले इसको समझेंगे। रिग्रेसिव क्या चीज का ऑपोजिट है? वेरी गुड, प्रोग्रेसिव का ऑपोजिट को कहते हैं रिग्रेसिव, ठीक है। अब प्रोग्रेसिव को पहले समझते हैं। तुम लोग का सेमेस्टर 1 में मार्क्स कितना है? बीकॉम का पूछ रहा हूं, एमकॉम छोड़ो ना। हाँ, बीकॉम से 9 पॉइंट समथिंग, 2 का 8 पॉइंट समथिंग, सो 2 का भी तो 9 आया था। बाप, अच्छा ऑनलाइन था। 3 का 8 पॉइंट, और 4 का 4 भी 9, 8, 5, 7, 9, 6। तो दिस इज कॉल्ड रिग्रेसिव नेचर, राइट। जब आपका ऊपर से जब स्कोर नीचे आ रहा है, दैट इज कॉल्ड रिग्रेसिव नेचर। यही समझाना था कहने का। तो मार्क्स मेरे को कोई खास इंटरेस्ट था नहीं, ठीक है। सो प्रोग्रेसिव किसको बोलते हैं? जिसे तुम्हारा क्लास 12 का मार्क्स क्या था? 80s में, राइट, और तुम्हारा सेम 1 में आया 90s, राइट। सो इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव इन नेचर। तो इनकम में भी सिचुएशन ऐसे ही होता है। जो डायरेक्ट टैक्स हम लोग पढ़ते हैं ना, दैट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट टैक्स में नियम है, पहला 2.5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगता है, फिर 2.5 लाख से 5 लाख 5% लगता है, फिर 5 लाख से 10 लाख पे 20% लगता है। मतलब जैसे जैसे आप इनकम ज्यादा कमा रहे हो वैसे वैसे आपका टैक्स लगता है। ये आपका सेमेस्टर 4 में था, जो ऑफलाइन था, पढ़े थे ना टैक्स में, राइट, बीकॉम में पढ़े होगे। तो जैसे जैसे आपका टैक्स इनकम बढ़ता है वैसे वैसे डायरेक्ट टैक्स में क्या करता है, आप टैक्स देते जाते हो, ठीक। सो दिस इज अ प्रोग्रेसिव इन नेचर। अब कोई गरीब आदमी है क्या, वो टैक्स देगा? अरे कितना गरीब है ये पूछो। हाँ, पहले ये भी इम्पोर्टेंट। तुम 0 से 2.5 लाख वाला अगर गरीब है तो नहीं देगा। कोई 1 करोड़ वाला गरीब है तो आदमी अपने को गरीब मानता है, तो हम लोग सब अपने आप को गरीब मानते हैं, ठीक है ना। मोदी जी अपने आप को बोलते हैं हम फकीर हैं, छोला उठा के ले चलेंगे, तो गरीब है ना। तो कहने का मतलब पूछो पहले कौन सा गरीब। तो प्रोग्रेसिव है क्या? डायरेक्ट टैक्स, मतलब जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे टैक्स देगा। लेकिन अगर कोई बेगर है जिसका कोई इनकम नहीं है, कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता है, अब बेगर में भी हमको ये बोलना पड़ रहा है कि वो कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता है। क्यों? करोड़पति बेगर लोग भी है। मुंबई में पूरा बिल्डिंग खरीद के रखा है। सो आई एम स्टेटिंग द फैक्ट कि बेगर है, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करता, या इनकम वो शो नहीं करता है, सपोज उसका 0 इनकम है, तो वो टैक्स नहीं देगा। मुकेश अंबानी, उसको टैक्स देना है, राइट। सो इसको क्या बोले? प्रोग्रेसिव इन नेचर। जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तब टैक्स दे रहे हैं। लेकिन रिग्रेसिव का कहानी जीएसटी में आता है या फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस में आता है, ठीक है। कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स होगा उसमें कॉन्सेप्ट बिकम्स रिग्रेसिव इन नेचर। नाउ व्हाई, चीजों को समझिए व्हाई। क्योंकि एक बेगर है, वो एक ब्रेड लिया, ठीक है, और सेम ब्रेड अंबानी भी ले रहे, ठीक है। हो सकता है ना, सेम ही ब्रेड लेगा, क्या दिक्कत है? बढ़िया क्वालिटी का ब्रेड सेम ही ले रहे, दोनों पे करेगा 14 रुपए, राइट। इसी तरह क्लोथ्स हो सकता है, राइट, उसका दाम हो सकता है 100 रुपया। 100 छोड़ो, थोड़ा बड़ा 1000 रुपया, 100 रुपया क्या ही क्लोथ आता है, गरीब का भी नहीं। तो 1000 रुपया का क्लोथ है,
वो भी वही पहन ले, वो भी सपोज वही पहन ले। अभी क्या है कि इन दोनों आदमी का ये प्रोडक्ट में तो जीएसटी सेम ही होगा। सपोज इसमें 18 रुपया है, इसमें 2 रुपया है, ठीक, या इसमें 180 रुपया, इसमें 2 रुपया, ऐसा कर देते हैं। तो दोनों में अमाउंट ऑफ जीएसटी सेम है क्या? दोनों का इनकम सेम है क्या? इसका इनकम और इसका इनकम, सपोज इसका इनकम अगर 100 रुपया है और इसका 100 करोड़ है, ठीक है, तो भी ये जीएसटी एक ब्रेड पे कितना दे रहा है? 2। और ये क्लोथ पे कितना दे रहा है? 180, राइट। और ये भी 2 और 180। सो इनकम किसका जल्दी से कम हो जाएगा? ये तो पूरा फकीर हो जाएगा ना, राइट। सो दिस इज कॉल्ड रिग्रेसिव इन नेचर। मतलब ऐसा टैक्सेशन स्ट्रक्चर है कि गरीब और गरीब हो जाएगा और अमीर जो है उसका मेंटेन रहेगा, बात समझ, क्योंकि वो भी उतना ही दे रहा है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स क्या है? प्रोग्रेसिव इन नेचर है। जब तक वो ज्यादा पैसा नहीं कमाएगा तब तक उसको टैक्स नहीं देना, राइट। क्लियर है दोनों चीज? एक बार इस डिफरेंस को नोट कर लो विथ एग्जांपल। मैंने एक स्लैब लिख दिया है टैक्स, डायरेक्ट टैक्स का भी। वैसे तो 3 स्लैब्स होते हैं, जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पस एक लिख दिया। डन है सब? चलिए, सो फीचर्स क्या है इनडायरेक्ट टैक्सेस की हम लोग बात किए, अब मोटा मोटी बात करेंगे। पहला तो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, किसका कमाई होगा इससे? ये जो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है कि किसका कमाई का बात कर रहे हैं? गवर्नमेंट का, राइट। इंपॉर्टेंट क्यों? डायरेक्ट टैक्स का इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं है? बोलो ऐसा क्यों बोल रहा है? इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, व्हाई? इनडायरेक्ट टैक्स को इतना इज्जत क्यों, डायरेक्ट टैक्स को इज्जत नहीं? टैक्स तो फिर भी लोग इवेट कर सकता है, बट इवेट कर सकता है, वेरी गुड। दूसरा, इंडिया में गरीब ज्यादा है अमीर? गरीब, राइट। सो डायरेक्ट टैक्स में प्रॉब्लम क्या है? इंडिया ही गरीब है, राइट। तो टैक्स भी कम ही आदमी लोग से मिलेगा, 1-2% लोग ही हैं जो इनकम टैक्स देंगे। लेकिन जीएसटी में देखो ब्यूटी, ऐसा बनाया कि अब सब लोग दो 100%। तो अगर वो कुछ भी खाता है पीता है तो उसको जीएसटी तो देना ही है, लेकिन इनकम टैक्स देना जरूरी नहीं है। क्यों? जब तक उसका एक स्लैब पर्टिकुलर क्रॉस नहीं करेगा तब तक नहीं देगा। अब सोचो ना, इंडिया में पहला 2.5 लाख तक नहीं ले, और 5 लाख तक भी ना रिबेट विबेट लग के कुछ टैक्स लगता नहीं, राइट। अगर आप लोग पढ़े होंगे सेमेस्टर 4 में बीकॉम में, तब आपको याद होगा कि रिबेट विबेट लग के कुछ टैक्स लगता नहीं था। तो अगर कोई आदमी 5 लाख कमा रहा है और उसका टैक्स ही नहीं लग रहा है, तो यानी डायरेक्ट टैक्स लेने के लिए उसको 5 लाख एक्सीड कराना होगा इनकम अपना। अब सोचो 5 लाख रुपया साल का, इसका मतलब महीने का कितना हो गया? बोलिए 40,000 के आसपास हो गया, 42,000 के आसपास, ठीक है। सो इसका मतलब 40,000 45,000 वाले लोग ही कितने होते हैं क्या? आप खुद ही सोचो, अपने ऑन एंड अराउंड खोजोगे तो बहुत रेयर मिलेगा, राइट। आपको मैक्सिमम लोग जॉब वाले कितने मिलेंगे? 5,000, 10,000, 15,000, 20, 25, 30, बहुत एक्सेसिवली 30 मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। आप देखो एक बहुत सर्टेन एज में पहुंच गया वो आदमी, तब जाकर उसका 40, 45, 50,000 पहुंच रहा है। ये हालत है इंडिया का,
इसीलिए इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। कौन सा? जीएसटी, नॉट द डायरेक्ट टैक्सेस। टैक्सेस ऑन कमोडिटीज एंड सर्विसेज, इसमें क्या है कि दोनों ही चीज पे लगा देते हैं, बेसिकली सभी चीज पे लगा रहे हैं। कोई गुड्स है उस पर भी लगा दे रहे, सर्विस है उस पर भी लगा रहे। आप सोचो ट्यूशन जैसा चीज, मतलब एडुकेशन पे कोई कंट्री पे टैक्स नहीं है इंडिया छोड़ के, कैन यू बिलीव इट? कोई कंट्री एडुकेशन पे टैक्स नहीं लगाता है। आज मैं अगर आपको ट्यूशन भी पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को जीएसटी देना पड़ेगा, सोच रहे हो? तो आपका क्या हो रहा है, फीस जहां पे एडुकेशन को प्रमोट करना चाहिए वहां पे क्या हो रहा है, एडुकेशन को रिग्रेसिव नेचर में लेके जाया जा रहा है। उसमें नहीं लेना चाहिए ना आपसे टैक्स, ताकि, क्योंकि देखो अल्टीमेटली मेरे को थोड़ी टैक्स लगेगा। आप सोचो मैं कौन हूं? अगर मैं जीएसटी दे रहा हूं तो आई एम द इंटरमीडियरी, राइट? आई विल कलेक्ट फ्रॉम द कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है? स्टूडेंट्स है। तो स्टूडेंट्स का कॉस्ट बढ़ जाएगा ना, राइट? और मेरे को ये टैक्स जाके किसको देना है? गवर्नमेंट को देना है। शिफ्टिंग ऑफ द बर्डन, शिफ्टिंग ऑफ द बर्डन तो मैंने समझा दिया कि आपसे जो लेके मैं दे रहा हूं, तो यानी मेरा जो बर्डन है वो आप पे शिफ्ट हो गया। नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच, आपको बिल में पता ही नहीं चलता, इतना कोई दिमाग ही नहीं लगाता है कि डोमिनोज में बैठा है खा रहा है तो गार्लिक ब्रेड देखेगा कि देखेगा जीएसटी कितने रुपए लगा हुआ है, ठीक है? कोई दिमाग नहीं लगाता है, ठीक। इन्फ्लेशनरी, इन्फ्लेशनरी कैसे? सपोज मैंने आपसे बोला कि आप 5,000 रुपया लगेगा पढ़ाने का। अब 5,000 तो ठीक है, अब मैं आपको बोलूं कि चल अब उस पर तुम 18% जीएसटी भी दे, क्योंकि एक ट्यूशन सर्विस पे 18% जीएसटी है, ऐड कर लो 5,000 पे 18%, कितना होता है? कितना सोच रहे हो? 900 रुपया, ठीक है? तो यानी 5,900 हो गया फीस, राइट? तो ये कॉस्ट बढ़ गया, सो दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। देन द वाइडर टैक्स बेस, क्योंकि सारे लोग देते हैं तो टैक्स बेस बड़ा है गवर्नमेंट की। सोशल वेलफेयर प्रमोट करता है। तुमको लगता है कभी सोशल वेलफेयर प्रमोट होगा इससे? लेकिन सरकार अपना एंगल देने के लिए कुछ भी बोल देता है, बोलता है कि सिगरेट वगरेट खाता है ना लोग, हम ज्यादा टैक्स लगाएंगे कम सिगरेट खाएगा लोग, तो बैन कर दो। अगर आपको इतना ही लोगों का चिंता है तो सिगरेट बैन कर दो ना, आप ज्यादा टैक्स लगा के क्या? तुमको पता होना चाहिए कि इंडिया में जितना बार भी सिगरेट पे टैक्स बढ़ा, सिगरेट का कंजम्पशन कम नहीं हुआ, वो और ही बढ़ गया, ठीक है? ये तो प्रॉब्लम है। तो बोलता है कि भाई हम टोबैको प्रोडक्ट, अल्कोहल प्रोडक्ट पे इतना ज्यादा टैक्स रखेंगे जिससे लोग शायद सुधर जाए, बट नहीं, इट इज अ स्टेट के लिए एक सब्सटैंशियल रेवेन्यू बनाता है। रिग्रेसिव नेचर मैंने आपको समझा दिया। चलिए एक बार यहाँ तक रिवाइज कर लीजिए, फिर आगे बढ़। डन। चलिए, नाउ द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट एंड द इनडायरेक्ट टैक्स क्या क्या है? डायरेक्ट टैक्सेस इज रिफर टू एज टैक्स लिवाइड ऑन द पर्सन्स इनकम एंड वेल्थ, जो हम लोग बात किए। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? सभी पे लगेगा जो भी कंज्यूम करेंगे गुड्स। गुड्स कंज्यूम करना मतलब कुछ भी, आप सर्विस करो कंज्यूम, चाहे गुड्स करो, कुछ भी। अभी आप जो बैठे हो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, ये क्या है? आप सर्विस कंज्यूम कर रहे हो। आप ऐसे बात करोगे टैक्स की लैंग्वेज की, आप सर्विस कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है? इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल्स ऑन द सेम पर्सन, और इसमें क्या है? फॉल्स ऑन डिफरेंस, बिकॉज इंसिडेंस अलग है, इम्पैक्ट अलग है। नेचर ऑफ टैक्स, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, सिंपल सिंपल डिफरेंसेस हैं। टैक्स इवेजन, जो बात कर रहा था, कोई बात कर रहा था ना टैक्स इवेजन का, हाँ, यहाँ देखिए डायरेक्ट टैक्स में क्या लिखा है? पॉसिबल, राइट? पॉसिबल क्यों? सपोज अभी आप लोग यहाँ पढ़ने आए और मैं गवर्नमेंट को बोल दूं वी आर जस्ट फ्रेंड्स, तो टैक्स देना पड़ेगा क्या? राइट? कैसे नहीं देना पड़ेगा? अगर आप मेरे बैंक अकाउंट में पेमेंट कर दोगे तो गवर्नमेंट को तो पैन कार्ड से पता चल जाएगा, तो मैं क्या करूंगा? हाँ, कैश ले लूंगा। फिर इवेजन पॉसिबल है, राइट? लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में इवेजन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जीएसटी वही कलेक्ट कर सकता है जो आदमी रजिस्टर्ड है। पहले आपको क्या करना होता है? जीएसटी डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। वो आपको रजिस्ट्रेशन देगा, एक नंबर देगा। अब आप जो भी टैक्स कलेक्ट कर रहे हो अपने उस नंबर पे जमा कराओगे, ठीक है? अच्छा, क्या आदमी कलेक्ट करके नहीं जमा करा सकता है? बोलिए। जीएसटी कलेक्ट किया कस्टमर से और फिर भी सरकार को जमा नहीं कराया, क्या ऐसा कर सकता है? लीगली नहीं कर सकता, राइट? लेकिन कोई कर लेगा तो फ्रॉड तो कर ही सकता है ना, फिर फ्रॉड का कोई जगह नहीं। तो इसीलिए ऐसा मत बोलना कि इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए क्या लिखा है बेटा?
हार्डली पॉसिबल, ठीक है। एकदम नॉट पॉसिबल नहीं लिखा, ये इंडिया है, इंडियन से एकदम जंतर चीज होता है, ठीक है ना। हाँ, कुछ भी स्कैम कर सकते हैं हम लोग, राइट, मतलब हम लोग नहीं, मतलब कहने का मतलब देशवासी कुछ भी कर सकता है, ओके। देखो टैक्स में सबसे बढ़िया चीज क्या है ना, पढ़ाई हम लोग को ऐसे नहीं करना है कि टैक्स पढ़ रहे, हम लोग को अपना टैक्स बचाना है, राइट, उसको प्लान करके आपको पढ़ना है। इसीलिए आपका एमकॉम का सिलेबस में भी देखो, जो जीएसटी के बाद वाला जो पोर्शन है उसमें क्या लिखा है, टैक्स प्लानिंग। अरे बीकॉम में तो आपको पढ़ाई हर चीज, पीजीबीपी क्या होता है, हाउस होल्डिंग क्या होता है, लेकिन दैट इज नॉट द पर्पस। आपको क्या करना है, टैक्स प्लानिंग सीखना है आप, ठीक है, कैसे आप अपना टैक्स बचाओ, अपने पेरेंट्स का टैक्स बचाओ, आने वाला जनरेशन का टैक्स बचाओ। अच्छा, टैक्स बचाना बोलते हैं, इसका मतलब इवेजन नहीं होता है, दिस इज नॉट इवेजन। इवेजन मतलब चोरी करना, टैक्स प्लानिंग मतलब विद इन द लॉज रह के टैक्स को बेस्ट पॉसिबल वे में कम देना, ठीक है। दोनों में फर्क है। ये मत बोला आज टैक्स चोरी सीख के आया, क्लास गया था टैक्स चोरी सिखा रहे थे सर, हम भी जेल तुम भी जेल, ठीक है। हाँ, बर्डन, ठीक है, बता दिया था। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, गवर्नमेंट का किस में एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ज्यादा रहेगा, इनकम डायरेक्ट टैक्स में, इनडायरेक्ट टैक्स में? डायरेक्ट टैक्स में, क्यों? तो एक तो पूरा डिपार्टमेंट हायर करना वो पड़ता तो है। इनडायरेक्ट टैक्स में भी करने पड़ेगा, पूरा डिपार्टमेंट हायर। अब आप मेच्योर हो, आपका आंसर सही आना चाहिए, मेच्योर आंसर आना। ये इंटरमीडिएट, इधर तो इंटरमीडिएट गवर्नमेंट को खुद जाके दे रहे हैं ना, वहां पे भी जो टैक्स पेयर है वो खुद जाके गवर्नमेंट को देता है इनकम टैक्स में। वाइड नंबर ऑफ पीपल दे रहे हैं टैक्स। वेरी गुड, यहाँ पे वाइड नंबर ऑफ पीपल दे रहे हैं, लॉजिक गलत है उसका, लेकिन वो कोशिश कर रहा है सही बोलने का, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि इनडायरेक्ट टैक्स में जो टैक्स दे रहा है वो इंटरमीडिएरी दे रहा है, इंटरमीडिएरी लाइक डोमिनोज, राइट। तो ऐसे डोमिनोज बोलने का मतलब इट इज अ बिजनेस, राइट, बिजनेसमैन लोग। इंडिया में बिजनेसमैन है ही कितने, राइट। मैक्सिमम आदमी लोग क्या है, जॉब सीकर्स, राइट। आप लोग भी पढ़ रहे होगे तो मैक्सिमम आदमी लोग यहाँ पे जाके अल्टीमेटली जॉब करेगा, ओके। तो मैक्सिमम लोग क्या है, जॉब सीकर्स। सो गवर्नमेंट को जीएसटी में सिर्फ इन बिजनेस को मॉनिटर करना है। अब सपोज 1 लाख बिजनेसेस है, तो 1 लाख लोग को ही तो मॉनिटर करना है। मैं बढ़ा देता हूं तुम्हारा अगर परव्यू 10 लाख बिजनेस या 1 करोड़ बिजनेसमैन है, ठीक है, 1 करोड़ बिजनेसमैन। सो गवर्नमेंट का टास्क क्या है, इन 1 करोड़ को मॉनिटर करो, ये हमको टैक्स दे देंगे, इनका हिसाब रखना है। बट डायरेक्ट टैक्स में क्या है, डीटी में क्या है, 140 करोड़, राइट। क्योंकि हर आदमी तो कुछ ना कुछ कमाता होगा, तभी ना जाके वो खाता होगा, राइट। हाँ, अब आप बोलोगे देश में ऐसा भी चलता है, फ्री जो बंटता है ना, राशन ले लो ले लो ले लो, हम लोग का पैसा से उन लोग को दे दो, राइट। हम लोग का टैक्स जो जा रहा है उसी से तो वो लोग को फ्री में दिया जा रहा है ना। सो जो 140 करोड़ है, इस पूरे को मॉनिटर करने का जिम्मेदारी किसका है, गवर्नमेंट। अब 1 करोड़ को मैनेज करना इजी है या 140 करोड़ को, बोलिए। 1 करोड़ को ऑब्वियसली। सो इसीलिए बोलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हाई है कहां पे, डायरेक्ट टैक्स में, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट लो है इन इनडायरेक्ट टैक्स। एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, कुछ नाम दिए हुए। चलिए, अभी एसटीटी, ये जो है ना, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ये स्टॉक मार्केट में दिया जाता है। स्टॉक मार्केट में जब आप ट्रेडिंग वगैरह करते हो, ठीक, तब आप एसटीटी पे करते हो। अब एसटीटी कितना कलेक्शन हुआ होगा, सोचो, सोचो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कितना होता होगा, रह गए, लेकिन एसटीटी कितना कलेक्ट हुआ होगा इस साल? आरबीआई का डेटा भी जस्ट आया, कितना लगता है तुम लोग, गैस करो, गैस करो, गैस करो, रफ गैस कर लो, कितना सिक्योर, एसटीटी का मतलब होता है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, कितना कलेक्ट हुआ होगा? फिर मैं फिगर लिखता हूँ, 10-20 हजार करोड़। और बोलिए आप, किसी का और, इसका इसका ये राइट है, 10 का ये राइट है, ये बोला 10-20 हजार करोड़ में, उसमें 1 राइट है, 1 मतलब समझा, 10 पे 1 आता है ना, वो राइट है इसका। और बताइए, हाँ हाँ, 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़, इसका भी 1 ही राइट है, और इसका ये भी राइट है, लाख करोड़। एक्चुअल डेटा इज 11 लाख करोड़, सिर्फ सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स से गवर्नमेंट कमा रहा है, क्या करेगा डायरेक्ट टैक्स लिए, ठीक है। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ मनी गवर्नमेंट इज ब्रिंगिंग इन विथ इनडायरेक्ट टैक्सेस। चलिए एक बार रिवाइज कीजिए डिफरेंसेस।
सर यस, ये जो क्लासेस का रिकॉर्डिंग आप कहाँ पे डाल? हमारे ऐप में डालेंगे इसका रिकॉर्ड। हाँ, जिसको रिकॉर्डिंग, जैसे इसका जो क्लासेस का रिकॉर्डिंग है जो चाहिए, अगर किसी को फोन पे चाहिए तो बता देना, फोन वाले में डाल देंगे। जिसको लैपटॉप में चाहिए उसको लैपटॉप में मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसा जैसे जिसको चाहिए वो पहले से बता देना, ठीक है। हम लोग नंबर देंगे, उसमें बात कर, उसमें मैसेज कर देना, हो जाएगा। इन्फ्लेशन बोलिए। डायरेक्ट टैक्स में कैसे reduce करता है? बोलता है इन्फ्लेशन डायरेक्ट टैक्स में रिड्यूस कैसे करता है। एक तो बकवास सा पॉइंट है वैसे तो ये, लेकिन मतलब ये लोग लिखा बकवास सा है कि इन्फ्लेशन रिड्यूस करता है। कैसे बताता हूँ, वेरी गुड क्वेश्चन। डायरेक्ट टैक्स, सपोज आपका इनकम है 10 लाख, ठीक है। 10 lakhs इज योर इनकम। इसमें से अगर सरकार 2 लाख रुपया टैक्स ले जाए तो आपके पास कितना बचेगा? 8 लाख, राइट। अगर आपको बाजार में एक आईफोन है, ठीक है, आप सोचे थे मेरा साल का कमाई है 10 लाख, मैं आईफोन का एक नया मॉडल ले लूंगा 1 लाख में, ठीक है। आप सोचे थे ऐसा, ओके। बट आपको ये पता ही नहीं था, आपको सिर्फ कमाना आता, आपको टैक्सेशन के बारे में कुछ पता नहीं, ठीक है। आपका सीए आया, बोला सर रुक जाइए, आपका ना टैक्स आ रहा है 2 लाख रुपया, ठीक है। अब आपका क्या होगा? आप सोचे थे 10 लाख रुपया कमाई है, एक तो आईफोन लेंगे 1 लाख का, अब आपको क्या मिला हाथ में? अब आप आईफोन नहीं लोगे, अब आप एमआई ले लोगे ठीक है, या फिर वन प्लस ले लोगे। कहने का मतलब समझ रहे हो क्या? ये जो परचेजिंग पावर था, ये टैक्स खींच के कम कर देता है। एंड वेन, जब आपको परचेजिंग पावर कम हो जाएगा तो अब आईफोन की डिमांड्स खत्म, राइट। मतलब आपके हिसाब से तो खत्म, तो क्या होगा? अब सब डिमांड जब खत्म हो जाएगा तो प्राइस ऊपर नहीं आएगा, राइट। इन्फ्लेशन नहीं, इन्फ्लेशन कब आता है? प्रोडक्ट एक है और लोग बहुत आगे लेने के लिए, राइट। जब इनकम टैक्स ही आपके ऊपर इतना लगा दिया जाएगा कि आपके पैसे ही खत्म हो जाए, तो आप इस प्रोडक्ट को लेने के लिए एक या दो ही लोग आएंगे, राइट। सो इसीलिए इन्फ्लेशन रिड्यूस करते हैं। कोई बहुत थोड़ा एहसान नहीं कर रहा है गवर्नमेंट हम लोग के ऊपर, हम लोग को नहीं चाहिए, मत लगाओ टैक्स, हमको इन्फ्लेशन ज्यादा चाहिए, ठीक है ना। अरे अपना मर्जी है भाई, जो खर्चा करना करेंगे, तुमको क्यों देंगे, राइट। सो 5 करोड़ के ऊपर आप अगर इनकम कमाते हो, पता है, अगर सपोज आप सोचते हो ना, सब लोग सोचता है बहुत बड़ा आदमी बनेंगे, सभी लोग ऑब्वियसली यही सोचता होगा, कोई ऐसा तो नहीं सोचता है कि फकीर बनेंगे, फटीचर बनेंगे, रोड पे सोना है मजा आ जाएगा, ठीक है। तो सब सोचता है बड़ा आदमी बनेंगे, लेकिन सबसे बड़ा पेन बड़ा आदमी बनने के बाद है, पता है। क्योंकि जब आप साल का 5 करोड़ से ऊपर, हमको भी रिसेंटली समझ में आना शुरू हुआ, 5 करोड़ से ऊपर जब आप कमाना शुरू कर दोगे ना साल में, तो सरकार आपसे 42% टैक्स ले जाता है। मैं सोच रहा आप पूरा अभी अभी सरचार्ज सेस वगैरह छोड़ दिया, मैं उसमें है, ठीक है। तो आप समझो 5 करोड़ में 2.5 करोड़ सरकार लेके, आप पूरा साल काम किए, वर्कड 1 ईयर। आपको लग रहा था आप सारा साल अपने लिए काम कर रहे हो, आपको बाद में पता चला 6 महीना आप मोदी जी के लिए काम कर रहे थे, राइट। सो आप सोचो हमारा देश आगे बढ़ेगा कैसे। मतलब अब ये, अब उसमें एक तो ये दिया जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, इमोशनल है। अरे आप 2.5 करोड़ नहीं दोगे तो देश चलेगा कैसे, राइट। हमको नहीं चलाना है ऐसा देश तो नहीं चलाना भाई। ऐसा टैक्सेशन स्ट्रक्चर कोई भी कंट्री में नहीं है, ठीक है ना। मैं दोस्त तो कनाडा में भी काम करता है, 25% लोगों का टैक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है, और 80 लाख रुपया साल का कमा रहा है। मतलब तो क्या, मतलब क्या बोलेगा ना, 5 करोड़ से ज्यादा कमाने से इंडिया में इस तरह गंदगी किया जाता है। लेकिन ठीक है, जो है देना पड़ेगा, नॉट अ प्रॉब्लम। आई, तो जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स लेवाइड ऑन मैन्युफैक्चर, सेल एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वैल्यू एडेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें ना जीएसटी का ये जो कॉन्सेप्ट बनाया गया, इसमें हर एक स्टेज में जो नया क्रिएशन होगा सिर्फ उसी पे टैक्स लगेगा,
मतलब टैक्स ऑन टैक्स नहीं लगेगा। ओके, जैसे 100 रुपया का मैंने गुड्स बनाया, उस पे इससे मैंने खरीद लिया, रॉ मटेरियल्स खरीदा मैंने 100 रुपया में, फिर मैं उस पर 20 रुपया का कुछ काम किया, कुछ एड ऑन किया, तो अब मेरा टैक्स जो है वो कितना पे लगेगा, दैट एडिशनल 20 रुपीज। नहीं तो पहले क्या हो जाता था कि आपका टोटल 120 पे लग जाता है। अब उसमें क्या होगा, पहले वाला भी आदमी उस पर टैक्स लिया मेरे से, अब हम खुद भी कस्टमर से ले रहे हैं, तो टैक्स ऑन टैक्स, इसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। जब टैक्स के ऊपर टैक्स लगना शुरू हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट, विच इज रॉन्ग। ठीक है, नहीं लगना चाहिए। सो जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट था इसलिए लेके आया गया ताकि टैक्स ऑन टैक्स नहीं लगे। क्या लिखा है, ओनली द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज इज टैक्स्ड अंडर जीएसटी, देयर इज नो टैक्स ऑन टैक्स और द कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस अंडर द जीएसटी सिस्टम। तो यहाँ पे कोई टैक्स ऑन टैक्स नहीं लगाया जाता। स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ जीएसटी। अब डुअल मॉडल, डुअल मॉडल का इंट्रोडक्शन क्यों किया गया, ताकि क्या हो, दो टाइप के गवर्नमेंट है हमारे देश में, राइट। पहला कौन सा, सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, ये लोग दोनों को बराबर टैक्स मिल पाए, इसीलिए ये डुअल मॉडल को निकाला गया जीएसटी में, और नाम दे दिया गया सीजीएसटी और ये एसजीएसटी। फुल फॉर्म समझ में आई क्या होगा, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, फिर यहाँ पे स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब फिर एक आदमी है, वो लोग परेशान हो गए, बोला कि हम लोग भी तो भारत का हिस्सा है। कौन बोला, यूनियन टेरिटरी वाला लोग। ठीक है, अब यूनियन टेरिटरी वाला लोग बोलता है कि फिर हमारा क्या होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोला, तुम्हारे लिए क्या होगा, यूटीजीएसटी। ठीक है, मतलब यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, चलिए, तो ये तीन है। अब आपको लग रहा होगा, अब बोले ड्यूअल मॉडल, लेकिन यहाँ पे तीन क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ऐसे टैक्स लगते हैं, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी, या फिर एसजीएसटी, सीजीएसटी। ठीक है, मैंने ऊपर लिख दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा देता हूं, ऐसा कर देता हूं, सीएनएस। ओके, मतलब कि डुअल मॉडल में दो एक साथ ही लगेगा, राइट। या तो सी और यूटी होगा, और या फिर सी और एस होगा। दोनों एक साथ क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि या तो कोई पर्टिकुलर लोकेशन इंडिया में, आइदर वो स्टेट है, आइदर वो यूनियन टेरिटरी है। इट कैन नॉट बी अ कॉम्बिनेशन कि हम स्टेट भी, हम यूनियन टेरिटरी। जैसे वेस्ट बंगाल क्या है, स्टेट है, लक्षद्वीप हो गया यूनियन टेरिटरी। ठीक है, सो इस तरह आपको डिवीजन किया गया, तो आपको ये ध्यान रखना है कब आपका सीजीएसटी एसजीएसटी है, कब आपका सीजीएसटी यूटीजीएसटी है। ओके, अब ये कॉन्सेप्ट को लाने के बाद एक और कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसे हम कहते हैं आईजीएसटी। आईजीएसटी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड जीएसटी। ओके ना, इंटीग्रेटेड जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया उसके बारे में डिस्कस करें। सपोज एक स्टेट है, सपोज के ये तो है ही, हम लोग यहीं रहते हैं, वेस्ट वेस्ट बंगाल। ठीक है ना, कौन है यहाँ पे, कौन रूलिंग पार्टी है, नहीं दीदी, ओनली दीदी। ठीक है, टीएमसी तो पार्टी है, एक नाम का बस। ठीक है, रूलिंग कौन करता है, ओनली दीदी। तो वेस्ट बंगाल, अभी बीच में चोट लग गया था दीदी को, फर्स्ट एड नहीं कराया, पहले फोटोशूट। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल है हम लोग का जो रूलिंग पार्टी। हमको समझ नहीं आया हॉस्पिटल तक कैसे गया एक चीफ मिनिस्टर, मतलब बिना फर्स्ट एड के। जैसे घर में हम लोग को चोट लगे तो पहले हम लोग क्या करते, बैंडेज वैंडेज लगा देते, तो बेसिक तो करके जाते हैं ना। तो फिर भी नाइस, शायद हो सकता है ना फर्स्ट एड बॉक्स नहीं होगा, देश का सेवा में सारा फर्स्ट एड बॉक्स दे दी, तो उसके पास खुद के लिए नहीं बचा। वेरी वेरी सेल्फलेस पर्सन। हाँ हाँ, हॉस्पिटल में भी पहले प्रायोरिटी फोटोशूट पे दिया हाँ, हॉस्पिटल में भी क्या है कि नहीं नहीं, फोटोशूट तुम गलत बोल रहे हो, हॉस्पिटल में शी वेटेड, बाकी जनता का ट्रीटमेंट हो जाए फिर हम अपना ट्रीटमेंट कराएंगे। सो शी इज अ गुड वुमन। तो वेस्ट बंगाल है, और यहां से सपोज महाराष्ट्र जा, ठीक है, बोथ आर द स्टेट्स, राइट। एक स्टेट से दूसरी स्टेट अगर जा रहा है तो आपको आईजीएसटी देना पड़ता है। अब सर बोलोगे आप आईजीएसटी में फिर आपका डुअल मॉडल कहां गया। आईजीएसटी का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट्स, और उसके बाद क्या करेगी ये, अब सोचो, बोलिए, डिस्ट्रीब्यूट्स टू स्टेट हाफ पोर्शन। ठीक है, मतलब हो रहा वही है, मतलब आधा आधा ही जा रहा है, लेकिन कलेक्ट कर रहा है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके बाद किसको दे देगा, स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये है इसका पूरा प्रोसेस इन केस ऑफ आईजीएसटी। तो सर बाकी सी और यूटी कब लगेगा, या सी और एस कब लगेगा। सपोज एमजी रोड है, एमजी रोड
से भवानीपुर माल आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा बताइए, क्या लगेगा? वेरी गुड। सो भवानीपुर आ रहा है, इसका मतलब ये जो है ये पूरा क्या चीज है, वेस्ट बंगाल के अंदर ही है, राइट। ये पूरा वेस्ट बंगाल के अंदर ही है, तो इसके अंदर लगेगा CGST और इसके साथ SGST, ठीक है। अब अगर आपको UTGST का एग्जाम्पल करना है तो आपको क्या करना होगा कि सपोज लक्षद्वीप के अंदर ही कोई आइटम ट्रांजैक्ट हो रहा है या दमन दीव के अंदर कोई आइटम ट्रांजैक्ट हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, UTGST। तो उस केस में क्या लगेगा, CGST एंड UTGST, ठीक है। चलिए एक बार इसको कॉपी कर लीजिए। हेलो। डन है, चलो। सो ड्यूअल मॉडल में बोल रहा था GST इज कॉन्करेंटली बाय स्टेट एंड सेंट्रल दोनों कलेक्ट करते हैं, साइमल्टेनियसली चार्ज किया जाता है ये। डुअल मॉडल में सेम स्टेट अगर रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रा स्टेट सप्लाई। आप लोग सुने होंगे अपने स्कूल कॉलेज में इंटर स्कूल कंपटीशन, इंटर कॉलेज कंपटीशन। इसका मतलब क्या होता है कि एक कॉलेज दूसरा कॉलेज से लड़ रहा है, लेकिन अपने जब और नीचे जाएंगे, अगर बचपन में स्कूल में देखोगे तो होता था ब्रांच वाइज, रेड हाउस ब्लू हाउस ये सब होता था क्या। हाँ, तो इसका मतलब इंट्रा स्कूल हो रहा है, राइट। अगर स्कूल के अंदर ही कंपटीशन चल रहा है दैट मीन्स इंट्रा। तो अगर सेम स्टेट के अंदर है तो इंट्रा, सेम यूनिट टेरिटरी के अंदर है तो इंट्रा, ठीक है। और इस केस में क्या लगेगा, CGST SGST। इस केस में क्या लगेगा, CGST UTGST। अगर IGST ये कब लगेगा, जब आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो, ठीक है। इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरा स्टेट, या फिर एक स्टेट से दूसरा यूनियन टेरिटरी, या फिर एक यूनियन टेरिटरी से दूसरा यूनियन टेरिटरी, ठीक है। अब इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट के बारे में लिख लेते हैं फटाफट। चलिए चलिए लिख लीजिए इसको।
दुकान में वीडियो वीडियो कर रहे हैं भैया, देख आई डोंट बिलीव इन प्रूफ ऑफ वर्क, ठीक है, आई बिलीव इन क्वालिटी। ब्रो अभी क्या सीन है? डन है, चलिए चलो। अब एप्लीकेबिलिटी ऑफ यूनियन टेरिटरी कौन कौन सा है ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। ये सारे जो यूनियन टेरिटरीज के नाम है, इसके अंदर देखिए क्या है, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली एंड पौंडीचेरी आर ऑल्सो यूनियन टेरिटरी, बिकॉज उनका खुद का अलग से कोई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, तो इनको भी क्या बोलते हैं। देयरफॉर इन दीज टू यूनियन टेरिटरीज एसजीएसटी इज एप्लीकेबल, मतलब रियल में ये यूनियन टेरिटरीज है बट इस पे एसजीएसटी इज एप्लीकेबल। बेसिकली आपको इतना याद रखने का दरकार नहीं है, आप सिर्फ अपना काम का चीज याद रखो जो आपके एक्चुअल में यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है, जिसपे क्या होता है मतलब, नहीं वो तो प्रॉपर यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, उसका बात नहीं। ये जो है ये लिस्ट आपको याद रखना है जहां पे आपका यूटीजीएसटी और सीजीएसटी लगने वाला है, ठीक है। और ये सब में एसजीएसटी लगता है तो डीम्ड है, तो आपको इसको याद नहीं करने का दरकार है क्योंकि ऑलरेडी उसमें वही लगने वाला है। सो आपको फोकस एरिया अपना यही रखना, ठीक है। ओके, क्विकली एक बार याद कर लीजिए सारा नाम को, याद हो गया? बोलिए, यूनियन टेरिटरी का नाम बताइए फटाफट। नहीं नहीं नहीं, बाकी जो जो बोला वो निकोबार, लक्षद्वीप, फिर लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, चंडीगढ़। वेरी गुड, ठीक है। तो टैक्सेस सब्स्यूम्ड इन जीएसटी, टैक्सेस सब्स्यूम्ड का मतलब क्या होता है कि जीएसटी आने के बाद कौन कौन से टैक्सेस है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, ठीक है। इस दुनिया में नहीं रहे का मतलब पूरे तरह से नहीं हटे, ठीक है, सरकार अपने हिसाब से लगाया और हटाया। जहां सरकार को लगा जीएसटी लगाने से टैक्स कम हो जाएगा, उसको क्या किया, बोला नहीं 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 इसमें नहीं मानेंगे, इसमें हम लोग क्या मानेंगे, वो पुराना वाला एक्साइज, वैल्यूएटेड टैक्स, वैट, ठीक है, वो सभी मानेंगे। और जहां जहाँ लगा ठीक है इसमें हमारा फायदा है, वहां बोला टैक्सेस सब्स्यूम्ड इन जीएसटी, मतलब उसको हटा दिया, ठीक है। क्या क्या हटा दिया देखिए, सेंट्रल एक्साइज हटा दी, एडिशनल एक्साइज फलाना ढिकाना, सर्विस टैक्स था पुराने जमाने में वो हटा दिया, कम से कम सर्विस टैक्स में ट्यूशन में कम लगता था, ठीक है ना, और इसमें और बढ़ा दिया, ठीक है। फिर स्पेशल एडिशनल टैक्स ऑफ कस्टम, सरचार्ज, सेस, बोलो ये सारा टैक्स क्या किया हम, हटा दी, ठीक। और सब्सिडी जीएसटी का और एक लिस्ट है, ये तो सेंट्रल टैक्सेस थे जो हटाया गया, और इसके साथ स्टेट टैक्सेस भी, बोलता ये भी हट गए। पहले सोचो ना इंडिया में इतना टैक्स होता था, कैन यू बिलीव इट, वैट, सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, परचेज टैक्स, लॉट, मतलब नेम इट एंड टैक्स, ठीक है ना। पहले इतना सारा टैक्स था, क्या लगता है ये सारा टैक्स हटा दिया गया? नहीं, नाम चेंज हो गया, ठीक है, हाँ सिनोनिम कर दिया, वन नेशन वन टैक्स, ओके, फिर नाम चेंज कर देते, ठीक है। अपना सुविधा किया बेटा, ठीक है, हम लोग का सुविधा नहीं, हम लोग इतना टैक्स देने में भूल भी जाएंगे कुछ है, ठीक है। अब बोले एक काम करो, सब में तुम क्या करो, जीएसटी दे दो, झमेला खत्म, ओके। सो ये एग्जाम में ये लिस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको अच्छे से याद कीजिए 2 मिनट, फिर पूछेंगे, देन आगे बढ़ेंगे।
डन है? बोलिए, लड़की से पूछते हैं, तुम बताइए। एक तो लड़का लोग बोल दिया। सुनना ध्यान से सवाल, सेंट्रल टैक्सेस सब्स्यूम्ड इन जीएसटी। Central excise tax, additional excise tax, taxes on medicinal and toiletry preparations, service tax. और भी था, देखिए हार्ड था। तुमसे हम पूछते हैं ना, आप बताइए मेरे को, स्टेट टैक्सेस सब्स्यूम्ड इन जीएसटी। हंसते क्या हो? तो हाँ, हंसने का नहीं, हाँ बोलो। Sales tax, बोलो, इतना बड़ा लिस्ट था, दो आज तक से बता रही, बोलो फटाफट बोलो। बोलो स्वाति, तुम बोलो। sales tax, that, वही वाला बोलते जाओ एक दूसरे को। purchase tax, gambling, एक बार लॉटरी बोलो, एक बार गैमलिंग बोलो, ऐसे करके 3-4 पॉइंट बना दो। हाँ, बेटिंग भी बोल दो। नहीं नहीं, उसमें तो एक लाइन में लिखा हुआ है। ये देखिए, आप जो बोल रहे हो एक लाइन में लिखा है, वो तो एक पॉइंट है ना। हाँ, 3 पॉइंट बना दे रहे हो। ये सब चीज वेस्ट बंगाल बोर्ड में क्लास 12 में चलता था, क्लास 11 में एक चीज को 3 बार लिखो, 3 पॉइंट मिल जाएगा। बोलो फटाफट बोलो, नहीं बताएगा। purchase tax, luxury tax, lottery gambling. एंटरटेनमेंट टैक्स मत बोलो, गलत बोल रहे हो। ये देखो क्या लिखा है एंटरटेनमेंट टैक्स में, एक्सक्लूडिंग एंटरटेनमेंट टैक्स लेवाइड बाय द लोकल बॉडीज। सारे एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं गायब हुए हैं, जहां उसको लगता नहीं अभी भी लेंगे तो लेता है, ठीक है। इसीलिए बहुत ध्यान से करना है। अभी भी अम्यूजमेंट पार्क में जाओगे, देखो वहां लगता है एंटरटेनमेंट कर रहे हो ना, पिक्चर थिएटर में जाओगे, राइट। सबको ध्यान से करना, किस पे जीएसटी लग रहा है, सब बिल खोल खोल के देखना आप, इसमें क्या लग रहा है, अभी भी कहाँ कहाँ मेरे को लूटा जा रहा है। अच्छा, अब नेक्स्ट इज टैक्स नॉट सब्स्यूम्ड इन जीएसटी। नॉट सब्स्यूम्ड मतलब जो अभी भी जिंदा है। सिंपल बात है, कस्टम ड्यूटी जिंदा है क्योंकि आपके सिलेबस में भी। स्टैम्प टैक्स ये अभी आपको दिए नहीं होंगे। एसटीटी सरकार को बोला था ना, जहां फायदा है जीएसटी वहां पर हटाया नहीं, क्योंकि हटाते सर ना जीएसटी उस पर एप्लीकेबल ही नहीं हो, इसलिए क्या बोला, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स लगने दो। इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, अल्कोहल पे, अल्कोहल पे भी नहीं हटाया, क्यों? दारू पे ज्यादा मिल रहा है उसको, तो बोलता है ना इस पे जीएसटी नहीं लगाएंगे, ठीक है। एंटरटेनमेंट टैक्स लेवेड बाई लोकल बॉडीज। सेंट्रल एक्साइज ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोल है ना, उस पर भी नहीं लगाते लोग जीएसटी, वहां नहीं तो कम हो जाएगा टैक्स। वैट ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड अल्कोहल। प्रोफेशनल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स लेवेड बाई लोकल बॉडीज। तो ये सारा नहीं हटाया, बोला कि नहीं ठीक है रहने दो, ठीक। चलिए याद कीजिए इसको बराबर। प्रोफेशन टैक्स क्या होता है? प्रोफेशन टैक्स क्या होता है? देखिए कोई भी प्रोफेशन में, जैसे हमको प्रोफेशन टैक्स देना पड़ता है, देखिए आप कोई भी प्रोफेशन में होंगे आपको प्रोफेशन टैक्स देना होगा। आप किसी कंपनी का डायरेक्टर, आपको प्रोफेशन सर्विस, हाँ सबका अलग अलग सर्विस टैक्स, मतलब जीएसटी तो लगेगा ही, प्रोफेशन टैक्स भी लगेगा, सब लगेगा। सरकार बोलता है तुम खरीदो प्रॉपर्टी, खरीदो प्रॉपर्टी टैक्स भी देना होगा, मतलब सांस लोगे उस पर भी टैक्स देना होगा। ऑक्सीजन पे भी लगता है जीएसटी, पता है ना, एवरीथिंग एनीथिंग रियल, मतलब ये हवा में ऑक्सीजन ले रहे हो उस पर नहीं। जैसे कोरोना में जब लेट गया था ना सब लोग, तो ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह उस पर जीएसटी लगाया, सब चीज पे जीएसटी। सो जीएसटी इज इन योर ब्लड। ओके, तो 4 रेट्स होते हैं, 5, 12, 18 और 28, और सारा आधा आधा लगता है, ठीक है। इसमें मैंने सिर्फ सी और एस लिखा है, बट अगर सपोज यूनियन टेरिटरी में तो सी और यूटी जीएसटी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यही आई जीएसटी होगा ना, तो आपका ये ऐसे 5 लगा ना, तो सीधा 5% आई जीएसटी हो जाएगा, उसमें कोई ऐसा आधा आधा नहीं लिखेगा। अब बोलोगे उस टाइम आप बताए थे कि आधा आधा होता है, मतलब उसमें हम क्या बताए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है और स्टेट को देता है, ठीक है ना। देखिए क्या लिखा है, जीएसटी का नोट्स आ गया, आईजीएसटी शैल बी एप्लीकेबल फलाना ढिकाना, ठीक है, वेयर द सेंट्रल,
ये देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है, कलेक्टेड बाय द, इनिशियली कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट आफ्टरवर्ड इक्वली डिवाइडेड बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सो ये इनिशियली कलेक्ट आईजीएसटी करता है कौन? सेंट्रल। तो कलेक्ट तो पूरा ही 18 करेगा और उसके बाद 9% क्या करेगा? स्टेट को बांट देगा। ठीक है, फिर कुछ है कि मैक्सिमम रेट जीएसटी का 40% तक जा सकता है, उससे ज्यादा आपको नहीं ले सकता वो लोग। अभी किसी प्रोडक्ट पे है नहीं ऐसा। ज्वेलरी वगैरह पे 3% है, क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। ज्वेलरी अगर कोई लेगा तो ज्यादा वैल्यू क्या होता है, तो 3% ही रखा गया है। गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, रफ डायमंड जो है तो एकदम रॉ, उस पर 0.25% लिया जाता है जीएसटी। नेक्स्ट टॉपिक है सेस। सेस बहुत इजी टॉपिक है। जब जीएसटी आ रहा था ना तो कोई रेडी नहीं था, स्टेट गवर्नमेंट्स वगैरह सब हल्ला कर रहे थे, जीएसटी का बिल पास नहीं हुआ। अब हल्ला कौन करेगा? ऑपोजिशन ही करेगा। तो ऑपोजिशन वगैरह कर रहे थे, तो लास्ट में सबको मनाया गया। मनाने का टेक्निक यही था कि आपको कोई भी लॉस होगा, मतलब कौन बोल रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है किसको? कंज्यूमर को नहीं, स्टेट गवर्नमेंट को, कि बेटा तुमको अगर कोई लॉस होता है ना तो वो पूरा मैं बियर करूंगा। क्योंकि वो लोग का पॉइंट है कि भाई सब वैट पे है, पहले वैट से रजिस्ट्रेशन हटेगा, फिर जीएसटी में आएगा, तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो बोलता है टू एनी स्टेट गवर्नमेंट, बोलता एनी लॉस टू एनी स्टेट गवर्नमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years विल बी कंपेंसेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब 5 साल तक वो कोई भी लॉस होगा तो कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। ठीक है, इफ एनी स्टेट गवर्नमेंट सस्टेन्स लॉस ऑफ रेवेन्यू ड्यू टू इम्पोजिशन ऑफ जीएसटी, एन अमाउंट ऑफ सच लॉस इक्वल टू द विल बी कंपेंसेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट। बोलते जितना भी आपको टोटल लॉस होगा वो हम कौन देंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट देंगे। किसको देंगे? स्टेट गवर्नमेंट देंगे। कब तक देंगे? 5 साल तक। ठीक है, चलिए एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए। डन। चलो तुम ओएस तुम बता दो, खाली डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स 2-4 पॉइंट बता दो, क्लोज करेंगे। बता, बहुत देर से तुम बोलना चाह रहे थे ना, मैं तुमको अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ। अरे हाँ यार, तो ऐसे थोड़ी होता है, बोलो ना। Yes, I directly taken from the people who want. ऐसा तो नहीं था यार, तो उसमें भी conditions था। तुम बोलो, तुमको ही बोलना चाहती है, बोलो। वेरी गुड। तो कितना बढ़िया बोल रही है, अचानक से पूछा फिर भी बता दे रहे हो, बहुत बढ़िया। बोलो और बोलो। डायरेक्ट टैक्स से इन्फ्लेशन और उसका इंक्रीज। क्या नाम तुम्हारा? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो ठीक है, तो हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास करेंगे। और टाइमिंग वही अपना क्या रखना है? 10:30 फाइनल रखेंगे, नेक्स्ट क्लास से टाइमिंग। चलो बाय बाय।